जानी की शादी। बड़ी बहू होने के नाते वो सबका ख्याल रखती, लेकिन पति शराबी और बीमार रहा करता था। किसी ने शादी से पहले पति की कमियों के बारे में बताया नहीं था। ऐसे में भाभी, अब तुम कर भी क्या सकती हो? लोग तो बातें बनाएंगे ही। अब तुम एक के लिए दूसरे की जिंदगी थोड़ी ना खराब होने दे सकती हो। फिर भी दीदी, लोग सोचेंगे छोटे बेटे की शादी बड़े बेटे से पहले क्यों करवा दी, और इस तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो क्या करे, उसकी शादी करवा दे। दीदी, शादी तो करवा देंगे, लेकिन कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार भी तो हो। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। क्या तुम इसकी शादी करवाना चाहती हो तो मैं लड़की ढूंढना शुरू करूं? हाँ भाभी, क्यों नहीं। अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, जो मेरे इस निकम्मे बेटे से शादी कर ले। कम से कम उसके आने से ये ठीक तो हो जाए। कुछ दिनों बाद देखो तो कैसी है ये लड़की। गरीब घर की है, लेकिन सोना है सोना। अरे दिखने में सुंदर और घर के काम में तो जैसे सर्वगुण संपन्न। बुआ जी है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये बच्ची लग रही है। हमारे जेठ जी की तो अच्छी खासी उम्र है। माना शादी नहीं हो पाई, लेकिन उम्र थोड़ी ना रुकती है। अरे बच्ची है तो बच्ची जैसी ही लगेगी ना। तुमसे 5 साल छोटी है, लेकिन सुंदर और संस्कारी है। कमल के लिए इसका ही रिश्ता लाई हूँ। और लड़की छोटी हो तो ही कब्जे में रहती है। क्या कमल के लिए रिश्ता मिल गया? मुझे तो दिखा लड़की की फोटो। लेकिन बुआ जी, ये लड़की जेठ जी से बहुत छोटी है, और इस लड़की के घर वाले मान गए क्या इस रिश्ते के लिए? उन्हें सब कुछ बता तो दिया है ना आपने? और नहीं तो क्या, लड़की वाले मान गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें दिखाने लाई हूँ। लड़की वाले गरीब और भले लोग हैं। लड़की के पिता नहीं है, इसलिए उनको रिश्ते के लिए मनाना मेरे लिए और आसान हो गया। अच्छा, लेकिन लड़की और कमल के बीच उम्र का कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा? अरे तो क्या हुआ, इतना तो चलता है। और सबसे बड़ी बात, लड़की वाले मान गए हैं। बेचारे गरीब है ना, इसलिए इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने थोड़ी ना देंगे। तो मैं रिश्ता पक्का समझू ना? हाँ, क्यों नहीं। हमें तो बस उसका घर बसा दिखना चाहिए, बाकी उससे वैसे भी मतलब नहीं है हमें। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जेठ जी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जेठ की मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ दिनों बाद ही मौत। भगवान ऐसा दिन किसी माँ को ना दिखाए। लड़की के पैर सही नहीं थे। बुआ जी, ये सब कहना बंद कीजिए। आप देख नहीं रहे माँ जी की हालत, और उनकी बीवी को तो देखिए। अभी तो घर आई थी और पति नहीं रहा, ऊपर से आप। लगता है वो लड़की ही खराब थी इनके कमल के लिए, तभी तो शादी होने के बाद ही पति की मौत हो गई। भगा दो अभी से यहाँ से। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि इसके पैदा होते ही इसके पापा की मौत हो गई थी। लगता है इसके पैर खराब है। जिस घर में भी जाएगी अपने साथ अपनी ये मनहूसियत लेकर जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ इनके बेटे के साथ। नई बहू घर आते ही बेटा घर छोड़कर चला गया। इस तरह आस पड़ोस की औरतें मिलकर कुछ दिनों तक नई बहू पर इल्जाम लगाती रहती है, उसके बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाते रहते हैं। और ये बात सोनम देख नहीं पाती। फिर एक दिन, मेरे कारण पहले पापा नहीं रहे, फिर ये मैं ही मनहूस हूँ। आप लोग मुझे घर से निकाल दीजिए। नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं? इन लोगों को तो जवाब मैं देती हूँ। फिर बहू पड़ोसियों को कहती है, आप सबको क्या लगता है जेठ जी के गुजर जाने का गम केवल मम्मी जी को है और जेठानी जी को नहीं? वो उनके भी पति थे, जिसके साथ कुछ समय पहले ही इनकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद ये सब हो गया। और आप सबको लगता है कि उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा? अरे उनके लिए तो ये सबसे बड़ा दुख है। बहू, ये क्या बोल रही है? चुप रह। मोहल्ला है ये, हमारा समाज है। समाज ही तो है ना माँ जी, किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देगा ये। मम्मी जी, आप इन लोगों को चुप रहने के लिए क्यों नहीं बोल रही? आप देख नहीं रही ये जेठानी जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं?
इनको लगता है कि जेठ जी की मौत जेठानी जी की वजह से हुई है। ऐसा तो नहीं है माँ जी। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, वो अपनी हरकतों के कारण नहीं रहा। कितना समझाया था गलत संगत छोड़ दे, लेकिन नहीं। माँ जी वो कोशिश कर रहे थे कि वो सब छोड़ दे, लेकिन देर हो गई। जब मम्मी जी आपको सब पता है तो आप इनको बोलती क्यों नहीं? सच में तो ये सब भी जानती हैं, लेकिन इन लोगों को बस बातें बनाने के लिए चाहिए जिसे ये कोस सके। सही कह रही हूँ ना? आप सभी जानते हो जेठ जी की मौत उनके खुद की वजह से हुई है, उनके शराब पीने की वजह से। और जिस बुरे हालातों में हमें उस बेचारी औरत का साथ देना चाहिए, आप सब लोग मिलकर उसे कोस रहे हो। अरे बहू तो गलत समझ रही है, उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और बुआ जी आप ही तो ये रिश्ता लेकर आई थी ना, आपने भी कुछ नहीं बोला। वो बेचारी लड़की जिसके पति की मौत अभी अभी हुई है, आप सभी लोग उसे हिम्मत देने के बजाय उसे कोस रहे हैं। अरे उस लड़की की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक शराबी की विधवा बनकर गुजारनी पड़ेगी। सोचिए इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। जिस उम्र में उसे घूमना फिरना चाहिए, अपनी जिंदगी को खोलकर जीना चाहिए, उस उम्र में वो एक विधवा बनकर काटेगी। और ऊपर से उसे ये भी सुनना पड़ेगा कि वो विधवा खुद की वजह से हुई है। ये सब है आप लोगों की सोच। शर्म आती है मुझे आप सब पर। तभी एक पड़ोसन बोल पड़ती है, तू तो बड़ी वकील बन रही है ना, तो करवा दे जेठानी की शादी। अरे कैसी बात कर रही हो, दूसरी शादी, वो भी बहू की? अरे हम ना करा पाएंगे, रहे इसी घर में, बनाए भी खिलाए भी। नहीं नहीं भाभी, अब ये पाप हम नहीं करेंगे। अरे ठीक ही तो बोल रही है छोटी बहू, हमने शादी कराई थी वो भी सब जानने समझने के बाद। हम अब बड़ी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। आखिर उसकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ये हुई ना बात। और अब हम करेंगे सारा खर्चा जेठानी जी की शादी का। हाँ सही बात है बहू, हमने इसके साथ धोखा किया। जिस बेटे को हम नहीं संभाल पा रहे थे, उसे इस बच्ची के हवाले कर दिया। बहू की ये बात सुनकर सभी बड़ी बहू से माफी मांगते हैं और सास और देवरानी मिलकर अपनी जेठानी की दूसरी शादी करवाते हैं। जेठानी की अमीर देवरानी। देवरानी जेठानी के बीच खींचातानी तो पुरानी बात है। अरे कौन देवरानी को छोटी बहन समझता है? ना जी, जेठानी को दूसरी सास ही समझते हैं। जरा इस घर की कहानी देखिए। दोनों बहुएं आ गई, अब मैं आराम से मरूंगी। माँ, मरने के लिए या जीने के लिए बहू लेकर आए हम लोग? और नहीं तो क्या माँ, देख मेरी बीवी दहेज में क्या क्या लाई है, ऐसी चीजें जो हम लोगों ने कभी देखी भी नहीं थी। क्या नहीं देखा था देवर जी? कौन सा रसोई में रॉबर्ट काम कर रहा है, या फिर हम लोगों का घर सेंट्रल एसी हो गया? अरे अब ना तू मत शुरू हो जा, सच तो कह रहा है ये गद्देदार सोफे, मसाज की कुर्सी, और ये देख कितनी सुंदर पेंटिंग, ये सब कहाँ था हम लोगों के घर में? अच्छा, जो मैं शादी में अपने हाथ से पेंटिंग बनाकर लाई थी, वो क्या थी जो 10 साल से घर की दीवार पर लगी थी? वो पेंटिंग नहीं, नमूना था बहू। 2 हरे तोते के बीच में वेलकम। और वो चादर जो लू कढ़ाई करके लाई थी, कभी पढ़ा भी था उस पर क्या लिखा था? आई लव यू। अरे अब क्या यही स्टैंडर्ड था इस घर का? गांव की देसी गंवार। अरे छोटी को देख, MF हुसैन की पेंटिंग वाली बॉम्बे डाइंग की चादर, और न जाने क्या क्या। सही बोल रहा है बेटा। बड़ी बहू को तो मानो काटो खून सूख जाता है। वो सोच लेती है कि घर वालों को उसकी और उसके गांव की अहमियत बताकर रहेगी। वक्त बीतता है, छोटी को घर वालों का शय मिलता है तो वो भी सर पर चढ़ जाती है। क्यों दीदी, क्या करते हैं आपके पापा? वैसे सुना है गांव में है कहीं आप लोगों का घर? हाँ, गांव की ही तो है ये। पापा इसके किसान है। वो क्या है ना, शहर में शादी करना कौन नहीं चाहता। हम लोगों को भी लगा कि बड़ा परिवार है, पिता क्या क्या जिम्मेदारी निभाएगा, तो ले आए इसे ब्याह कर कर।
हाँ, तो बहू के ऐसे कौन से गुण थे जो मुझ में नहीं थे? कितनी बार तो आस पड़ोस की पड़ोसने तक आपको मेरी तारीफ करके गई हैं। याद है जब आप गिरी थी सीढ़ी से तो मैं ही थी जो हाथों से उठाकर बेड पर लिटाया था। गांव का खान पान था शुद्ध, वरना आजकल की शहर की लड़कियां कटोरी पानी का तो उठाया नहीं जाता इन लोगों से। हाँ भाभी, क्योंकि हम लोग नाजों से पले हैं, फूल की तरह। वैसे भी क्या करना है भार उठाकर, जब पापा ने इतना सब दे दिया है तो। ठीक है, तो अब तो यही रही। अब तो यही देखना है कि गांव की गवार और गरीब या शहर की तितली अमीर। ये भी क्या बात हुई बड़ी, कैसी बहकी सी बात कर रही है। अरे छोटी से तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। देख माँ, तेरी दोनों बहुएं हैं, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती वैसी ही हर कोई बहू एक जैसी नहीं होती, समझी? तो क्यों बार बार दोनों को कंपेयर करती रहती है? मैं कहाँ तुलना कर रही हूँ। तुलना तो वो ऊपर वाला ही करके भेजा है। वैसे छोटी बहू, जरा वो बाल सुखाने वाली मशीन से मेरे बाल तो सुखा देना। सास बार बार छोटी के सामने बड़ी को छोटा दिखाने की कोशिश करती है। फिर एक रोज, ओ माँ जी, मैं ना शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। कल इनकी सैलरी आई है ना, तो बोल रहे हैं कि शॉपिंग पर चलो। हाँ जाओ बहू, और मुझे भी ले चलो। वो क्या है ना, कुछ सामान छोटे मोटे मुझे भी लेने थे। बड़ी भी वहीं खड़ी होती है। सुन, शाम का खाना बना कर रखना, और कभी तू भी चली जाया कर शॉपिंग वापिंग पर। माना गांव में माल नहीं होते और ना ही पैसे, लेकिन अब तो तू शहर की बहू हो गई है ना। मेरे पास सारा सामान है, मैं क्यों जाऊं? आप लोग जाओ। और हाँ, मेरी सहेली के घर खाना है तो मैं और मेरा परिवार बाहर ही खाएगा। आप लोग भी खा कर आना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। मेरी छोटी बहू है ना, वो बड़े घर की है, उसे तो 5 स्टार में खाने का शौक है। क्यों बहू? छोटी कुछ नहीं कहती, पर अपने पति से कहती है, क्या है ये, तुम्हारी माँ मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अरे भाभी के साथ क्यों नहीं जा रही उनकी सहेली के घर? हम मियाँ बीवी घूमे या इनको टांग ले। तुम्हें तो हर बार माँ की हाँ में हाँ और भाभी की बेइज्जती करती रहती हो। वैसे भी माँ को शुरू से ही दिखावा पसंद है, लेकिन भैया को गांव की भाभी पसंद आ गई थी तो माँ ने हाँ कर दी शादी की। खैर, बात आई गई हो जाती है। सासू माँ छोटी के साथ शॉपिंग में जाती है, जहाँ वो खूब सारी शॉपिंग करती है। चलो अब कुछ खाया जाए। वो क्या है ना, बड़ी तो है नहीं घर पर। माँ, कुछ पैसे बचे होते तब तो बाहर खाना खाते ना। एक फूटी कोड़ी नहीं छोड़ी आपने। हाय रे बहू, इतना पैसा है तुम लोगों के पास, कैसी बात कर रही है। सास ने 2-4 साड़ी क्या ले ली। अरे बस बस, अब लड़ो मत। मैं तो बोल रहा हूँ, चलो कुछ पैक करा लेते हैं। सभी मुंह फुलाकर घर आते हैं, जहाँ घर में खाने की खुशबू आ रही होती है। हाय रे, 2 ब्रेड खिलाकर ले आए। बड़ी बहू, क्या बना है खाने में? तू तो बोल रही थी कि बाहर खाना खाएंगे। नहीं माँ जी, कुछ नहीं बनाया। मेरी सहेली ने आप लोगों के लिए भी पैक करके दिया था खाना। मैंने सोचा अगर आपको कुछ बाहर नहीं मिला होगा तो। हाय रे, पूरी कचौड़ी, इसे खाए तो जमाना हो गया। अब पनीर की सब्जी तो देखो। कुछ समय बीतता है। एक दिन छोटा बेटा कहता है, माँ मेरी नौकरी नहीं रही। देश में फिर से वायरस बढ़ रहा है। लॉकडाउन के कारण मुझे नौकरी से निकाला गया। मेरी भी नौकरी छूट गई, अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा? छोटे की भी नौकरी नहीं रही और ना ही मेरी, क्या करेंगे हम? हाय रे बेटो, ये क्या बात हुई? वैसे परेशान होने की क्या बात है। छोटी के पापा के पास बहुत सारा पैसा और बड़ा घर है ना, तो हम लोग वहीं चले जाते हैं रहने। तभी छोटी बोल पड़ती है, हाँ, धर्मशाला है ना। वैसे भी मेरी भाभी किसी को पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती कि घर में ज्यादा लोगों का आना जाना हो, और उन लोगों का बिजनेस भी लॉकडाउन के कारण बैठ गया है। वैसे बाहर निकलना सेफ भी नहीं है, वायरस हर किसी को लग रहा है। ऐसे में ना तो बाहर जाओ और ना ही बाहर से कुछ लाओ। लेकिन बेटा, मैं तो सांस की मरीज हूँ, कैसे काम करूँगी? बाहर निकलकर शुद्ध हवा में वॉक नहीं करूँगी तो मैं तो मर ही जाऊँगी।
तभी बड़ी बहू आती है। वैसे आप लोग बुरा ना माने तो मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम मेरे पापा के पास गांव जाकर रहें। वैसे हम लोगों का वहां बड़ा मकान है, घर का शुद्ध अनाज और दूध, गांव की ताजी हवा और वातावरण। जब तक यहाँ सब ठीक नहीं होता वहीं चलते हैं, क्यों? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, क्योंकि चारा भी कोई नहीं है और इससे अच्छा मौका भी। बहू, माफ कर दे, मैं झूठी शान और शौकत में रह गई, लेकिन तूने ही हम लोगों को बुरे समय से बाहर निकाला है। जुड़वा बहनें, जब मैंने बोला है कि सफाई और सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर मुझे किचन के बाहर कूड़ा क्यों दिख रहा है? क्या एक सीधी बात समझना इतना मुश्किल है? निठल्ले लोग, एक दिन मेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर ही मानेंगे। ये है अनुष्का, मुंबई शहर की जानी मानी रेस्टोरेंट ऑनर, जो यहाँ अपने पति भावेश और सास ससुर के साथ रहती है। वाह अलीशा, 1000 बार तुम्हारे हाथ का बना खाना खा चुका हूँ, पर आज भी हर बार स्वाद नया लगता है। मुझे समझ में नहीं आता तुम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े शहर में क्यों नहीं जाती? कब तक मेरी इस छोटी रसोई में खाना बनाते हुए अपने टैलेंट को छुपा कर रखोगी? मुझे यहाँ काम करके खुशी मिलती है। ये मेरा घर है और आप सब मेरे अपने हैं, और जिस काम से दिल को सुकून मिले उससे बड़ा दुनिया में कोई काम, नाम, शहर या पैसा हो ही नहीं सकता। ये है अपने खाने से दिलों को जीतने वाली अलीशा। वैसे तो अनुष्का और अलीशा जुड़वा बहनें हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां बहुत लंबी और पुरानी है। अलीशा रसोई में काम करते हुए अपने बॉस से बात कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है, जिसे वो ऑन करके स्पीकर पर रख देती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अलीशा, मैं हूँ अनुष्का। फोन पर अपनी बहन का नाम और आवाज सुनकर अलीशा हैरान रह जाती है। मुझे पता है 10 साल बाद अचानक मेरा फोन करना तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर बहन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। प्लीज एक बार मिलने आ जाना। इससे पहले कि अलीशा कोई जवाब दे पाती, उसका बॉस धीरे से बोलने लगता है। अलीशा, तुम्हारी बहन का मुंबई में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। शायद ये तुम्हारे लिए अपनी अलग पहचान बनाने का बड़ा मौका हो सकता है। मना मत करना। मेरी बहन अपने आगे कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकती। जरूर इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। उसका मुझे नहीं पता। तुम अपने मकसद से जाओ। सोचो, अगर काम बन गया तो कहां से कहां पहुंच सकती हो, और नहीं भी बना तो खोने के लिए है क्या? बॉस की बात मानकर अलीशा मुंबई जाने के लिए हाँ बोल देती है, और अगली सुबह अलीशा अपनी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां अनुष्का के ससुराल वाले अलीशा को देखकर हैरान रह जाते हैं। 5 साल में पहली बार पता चला कि बहू की बहन है, फिर भी तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो तुम्हारी जुड़वा है। आंटी जी, आपको बहन का नहीं पता था और मुझे अपनी बहन की शादी का नहीं पता था। हिसाब बराबर। उम्मीद है रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वहां पर तो नहीं हुई थी, पर यहाँ जरूर हो सकती है। मेरा कमरा कहाँ है? अलीशा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अनुष्का अलीशा को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाती है। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम भी शेफ हो ना? चलो तुम्हें किचन दिखाती हूँ। अनुष्का बहन को रेस्टोरेंट की रसोई में लेकर जाती है, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर वो जोर जोर से बात करने लगती है। क्या? नहीं, वो इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। कल मेरे इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। बिना शेफ के मेरा काम कैसे चलेगा? ये काम कोई ठीक से नहीं कर सकता। क्या हुआ बहन, सब ठीक तो है ना? बहन के ऐसा पूछते ही अनुष्का अपनी मजबूरी दिखाने लगती है, जिसे देखकर अलीशा मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसी पल से अलीशा अनुष्का के रेस्टोरेंट किचन में काम करने लगती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में आए अनुष्का के विदेशी क्लाइंट को भी अलीशा का बनाया खाना बहुत पसंद आता है। वाओ मिस अनुष्का, योर शेफ इज अमेजिंग। आई लव द फूड। वी विल थिंक अबाउट योर डील। क्लाइंट के वहां से जाते ही अनुष्का अकेले में अपने आप से बातें करने लगती है, जिसे पीछे खड़ी अलीशा सुन लेती है। थैंक यू भगवान, अगर पुराने शेफ के जाने पर मुझे अलीशा का ख्याल नहीं आता और वो यहाँ आने के लिए हाँ नहीं बोलती, तो आज मैं ये दिन नहीं देख पाती।
बस अब ये जल्दी मेरे रेस्टोरेंट को अप्रूव कर दे, फिर अनुष्का सीधा यूएस पहुंच जाएगी। ओह, तो मुझे मुंबई बुलाने का असली मकसद ये था। वही मैं सोचूं कि 10 साल बाद अचानक मेरी मतलबी बहन को मैं कैसे याद आ गई। पर तुम ये कैसे भूल गए बहना कि मैं अब वो 10 साल पहले वाली अलीशा नहीं हूँ जिससे तुम अनाथों की तरह जीने के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। अब अलीशा अपनी बहन को सबक सिखाने का प्लान शुरू करती है, जिसमें पहले वो अनुष्का की गैरहाजिरी में उसके जैसे कपड़े पहनकर उसके जैसा बोलने की कोशिश करते हुए घर वालों के पास जाकर उन्हें भला बुरा सुनाकर घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का घर आती है। तुम मम्मी पापा के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम वो फॉरेन वाली डील में इन्वॉल्व हुई हो तुम्हारा स्वभाव बदलता ही जा रहा है। अरे पर मैंने किया क्या? छोड़ो, अभी बहू की बहन भी घर आई हुई है, ये सब अच्छा नहीं लगता। बाद में आराम से बात करेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अलीशा अपनी बहन का रूप लेकर बहुत कुछ ऐसे काम करती है जिससे अनुष्का को बहुत दिक्कत होती है। और उसी में विदेशी क्लाइंट के साथ आखिरी मीटिंग के दिन अलीशा बहाना बनाकर अनुष्का को रेस्टोरेंट से बाहर भेज देती है और एक बार फिर उसका रूप लेकर क्लाइंट के पास आ जाती है। We like your restaurant and services. Deal is all yours. Thank you so much. But now I'm not interested in your deal. You can leave now. क्लाइंट की नजरों में ये सब अनुष्का बोल रही होती है, जिसे अपनी बेइज्जती मानकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बार अलीशा को ये सब करते हुए अनुष्का देख लेती है। दोनों बहनें घर वापस आती है। अनुष्का पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अब आप सबको ये जानना था ना कि इतने दिनों से मैं अजीब बर्ताव क्यों कर रही हूँ। वो सब इसलिए क्योंकि वो मैं नहीं अलीशा थी। मानना पड़ेगा अलीशा, जुड़वा होने का खूब फायदा उठाया तुमने। अब तुमने ये डील भी तोड़ दी, मेरे परिवार में कड़वाहट भी घोल दी। और क्या चाहिए तुम्हें? बस इतने में डर गई। सोचो जरा, उस 10 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, जिसके माँ बाप तो पहले ही दुनिया से जा चुके थे और बाद में बचा हुआ इकलौता सहारा बहन भी अपनी खुद गर्जी में उसे अनाथ बनाकर इस दुनिया में मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गई थी। अरे तब मैं भी तो 10 साल की छोटी लड़की ही थी, जिसके कंधों पर अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। डर गई थी मैं, कर दी मैंने गलती, जिसके लिए आज तक पछताती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारी फिक्र नहीं है। सोचो, अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हारी इतनी खबर क्यों रखती? मुझे कैसे पता होता कि तुम शेफ हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा नंबर क्या है? बस कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। माफ कर दे बहन, चाहिए तो 2 महीने ले ले। 2 महीने? ये मम्मी का लॉजिक था। वो बोलती थी कि अगर आप अपने किसी प्यार करने वाले से नाराज हो तो जल्दबाजी में रिश्ता खत्म करने से पहले उसे दूसरा मौका देने के लिए 2 महीने का वक्त लो। अगर इतने टाइम में भी सिचुएशन नहीं बदली और माफ करने जैसा फील नहीं हुआ तो फैसला लेना। अलीशा 2 महीने का टाइम लेकर अपने शहर वापस आ जाती है, जिसके 2 महीने बाद आखिरकार दोनों बहनें दिल से एक दूसरे को हर गलती के लिए माफ कर साथ आ जाती हैं और मिलकर रेस्टोरेंट चलाने लगती हैं। बस भाई बस, गाड़ी रोक दो, मेरे साले का घर आ गया। अरे दीदी, जीजाजी, आप लोग आ गए। कैसे हैं जीजाजी? अरे वो सब बाद में, पहले टैक्सी वाले के पैसे चुकता कर, इसे बहुत जल्दी है। हाँ हाँ जीजाजी, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। टैक्सी वाले भैया, कितने पैसे हुए आपके? जी कुल मिलाकर 6,000 रुपए। अरे मर गया रे, 6,000? भाई टैक्सी का किराया मांग रहे हो या हवाई जहाज का? अरे जीजाजी, ये क्या है? टैक्सी वाला 6,000 रुपए मांग रहा है। अब क्या बताऊं साले साहब, ट्रेन में सफर करने में आजकल मजा नहीं आता, इसलिए मैं टैक्सी बुक करके ही आ गया। अरे भाग्यवान, तुम बच्चों के साथ सामान लेकर अंदर चलो। क्या भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या?
ये सब तो आपके जीजाजी को टैक्सी बुक करने से पहले सोचना चाहिए था। एक शहर से दूसरे शहर टैक्सी लेकर जाओगे तो इतने तो पैसे लगेंगे ना। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी मेरे पैसे दो। ठीक है देता हूँ। मनोज मजबूर होकर टैक्सी वाले को पैसे दे देता है। फिर शाम को जब सब लोग खाना खा के उठते हैं, जीजाजी ये आपका कमरा है। ओह, ये कमरा कुछ ठीक नहीं है। वो कमरा किसका है? वो मेरा कमरा है। हाँ, वो कमरा ठीक है। चलो बच्चों, हम वहां सोएंगे। अगली सुबह, अरे मालती, मेरी कार कहाँ चली गई? आपकी कार सुबह सुबह जीजाजी बाहर घूमने के लिए लेकर चले गए। अरे जीजाजी बिना बस में भी तो जा सकते थे। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? तभी वहां मनोज की दीदी रेणुका आ जाती है। अच्छा, तो अब तू अपने जीजाजी को बस में भेजेगा? अरे तू खुद बस में क्यों नहीं चला जाता? अरे लेकिन दीदी। देख मनोज, अगर तू इस तरह की छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाएगा ना तो हम आज यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मनोज मन मार कर बस में बैठकर ऑफिस चला जाता है। फिर रोज किसी न किसी बहाने मनोज की जीजाजी उसकी कार लेकर चले जाते थे। उधर दूसरी तरफ रेणुका और उसके बच्चे पूरा दिन मालती से खाने के लिए तरह तरह की चीजें बनवाते थे। अरे मालती, मेरा दोस्त बिल्लू आया है, आज इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। जी जीजाजी। कुछ दिनों के बाद, हाय रे मेरे कंधे, मर गया रे। रोज रोज बस में लटक के ऑफिस जाना अब मेरे बस की बात नहीं है। दर्द के मारे मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। मालती, जरा मेरे कंधे तो दबा दो। अरे सारा दिन रसोई घर में खड़े खड़े और घर की साफ सफाई करने के बाद तो मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो मुझसे एक मक्खी भी नहीं मारी जाएगी। इस तरह रोज शाम तक दोनों बेहाल हो जाते हैं। फिर एक दिन, अरे भाई मनोज, मेरी दुकान पर तुम्हारे जीजाजी के पूरे 10,000 रुपए की उधारी हो गई है। भाई मैंने तो तुम्हारा मुंह देखकर उन्हें उधार दिया था, अब मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? अरे मर गया रे, 10,000 की उधारी। फिर मनोज मन मारकर अपने जीजाजी की उधारी चुकता करता है। मालती, अब तो हद हो गई। अगर जीजाजी यहाँ और कुछ दिन रुके तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आप सही कहते हैं जी, ये लोग इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगले दिन, अरे जीजाजी, आज आप घर पर ही हैं? ये लीजिए मेरी कार की चाबी। जाइए जाइए, बच्चों को लेकर कहीं घूम आइए। अरे आज तो कमाल हो गया, ये खुद कार की चाबी मुझे दे रहा है। गजोधर कार लेकर चला जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही कार बंद पड़ जाती है। अरे ये क्या हो गया इस कार को? ये तो पूरा सुनसान इलाका है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अरे मर गया, अब क्या करूं? फिर गजोधर किसी तरह घर पहुंचता है। मनोज, ये तुम्हारी कार की चाबी, आज के बाद मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ। अगली सुबह, हाँ भाई मनोज, मालती कहाँ है? अभी तक नाश्ता नहीं लाई। अरे जीजाजी, कल रात मालती गिर गई थी, तब से मालती को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने डॉक्टर भी बुलाया है। तभी वहां डॉक्टर साहब आते हैं और मालती की आंखों की जांच करने लगते हैं। हाँ भाई डॉक्टर, क्या बीमारी है, कुछ पता चला? मनोज, ये आदमी कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? डॉक्टर साहब, ये मेरे जीजा जी हैं। ओ जीजा जी, अरे माफ करना, आपका तो बोलना बनता है जी।
देखिए, सर पे भारी चोट लगने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। अब ये कभी नहीं देख पाएंगी। अच्छा, अब चलता हूँ मैं। फिर अगले दिन से घर का सारा काम रेणुका को करना पड़ता है। उधर मनोज की कार खराब होने की वजह से जीजाजी भी कहीं घूमने नहीं जा पाते। दूसरी तरफ मनोज घर की बिजली भी कटवा देता है। क्यों भाई मनोज, हमारे घर की बिजली को क्या हुआ? दूसरों के घरों में तो बत्तियां जल रही हैं। जीजाजी, वो मैंने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा है ना। अरे तो जाकर पहले बिजली का बिल भरो। अरे जीजाजी, हजारों रुपए भरने पड़ेंगे। मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं। अब तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा जी। इस तरह गजोधर और रेणुका का उस घर में जीना मुश्किल हो जाता है। हाय मेरी कमर, इतने लोगों का खाना बना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ये बच्चे सारा दिन बुआ ये बना दो, बुआ वो बना दो कहकर मेरी जान खाते रहते हैं। ऊपर से बिजली भी नहीं है। तुम सही कहती हो, सारी रात गर्मी में मच्छर काटते रहते हैं। ऊपर से मनोज की कार भी खराब है। अब यहाँ रहने में कोई मजा नहीं है। मजा तो अब यहाँ रहना किसी सजा से कम नहीं है। हम कल ही यहाँ से चले जाते हैं। हाँ हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन मनोज की जीजाजी और दीदी घर छोड़कर चले जाते हैं। जादुई टीवी। सुनो, तुम्हारे बाबूजी तो कब के गुजर गए। अब उनका जो सामान है वो पड़े पड़े कबाड़ा हो रहा है। बेच ही दो, कुछ पैसे आ जाएंगी। बात तो सही है। अगले संडे फुर्सत में यही करेंगे। अगले संडे रोहित सारा सामान कबाड़ी को घर बुला के दे देता है। तभी उसकी नजर बाबूजी की पुरानी टीवी पर जाती है, जो इतने सालों तक कूड़े में पड़ी थी, फिर भी चमचमा रही थी। टीवी तो देखो, जैसे एकदम नई हो। हाँ, बाबूजी को टीवी देखना बहुत पसंद था। उनका सपना था कि वो टीवी पे आए। एक बार मौका भी था जब वो अपने गांव के गाने सुनाने किसी चैनल पर जाने वाले थे, पर मैं और मेरा भाई लड़ पड़े और बाबूजी को घर पर ही रुकना पड़ा। चला के देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लेते हैं। पर शायद ही चले। बाबूजी ने उस लड़ाई के दिन के बाद टीवी देखना ही छोड़ दिया था। टीवी चालू करने के लिए उसमें केबल वायर लगा दिया जाता है। एक न्यूज़ चैनल चालू हो जाती है। स्वर्ग की सीढ़ी के रास्ते हैं तीन, तीनों के तीन रास्ते हैं संगीन। पहला रास्ता है सांप की बीन, दूसरा रास्ता घर में बिछा कालीन, तीसरा रास्ता कलकत्ता से चीन। ये क्या बकवास खबर है, कुछ अच्छा लगा दो। अरे आप बोलो तो सही, कोई अच्छी खबर सुना देता हूँ। मेरा तो काम ही खबर देना है। अरे बाप रे, टीवी बात कर रही है। हाँ, ये न्यूज़ वाला मुझसे। हाँ हाँ, आपसे ही तो बात करूंगा ना, आपके घर में हूं तो। अरे ये सपना है क्या? तुम हमसे बात नहीं कर सकते? अरे सपना नहीं भाई साहब, ये टीवी जादुई टीवी है। बोलो क्या खबर सुननी है, वरना ब्रेक लेने का टाइम आ जाएगा। सुप्रिया घबरा के टीवी बंद कर देती है। वो क्या था? अरे एक बार और चालू करके देखे, फिर से बात करेगा तो चैनल बदल देंगे। सुप्रिया फिर टीवी चालू कर देती है। अरे ऐसा कोई मुंह पे टीवी बंद करके जाता है क्या? मुझे बुरा लगा आपका नेचर। चाय पानी तो पूछो। सुप्रिया टीवी के बटन से चैनल बदल देती है। अब टीवी पर एक फिल्म चल रही है। अरे ये तो सूर्यवंशम है ना? हाँ, और ये ठाकुर को जहर की खीर दे दी और उसको पता भी नहीं है। ए भाई, खीर मत पीना, उसमें जहर है, मत पीना। ठीक है महाशय, जैसा आप कहें। हाँ। अरे आपकी बात मान ली, पूरी पिक्चर ही अब तो बदल जाएगी। मतलब ये सच में जादुई टीवी है?
तभी वहां कबाड़ी आ जाता है। भैया टीवी के 150 दूंगा, चलेगा? अरे 1.5 करोड़ में भी ना दे तुमको ये टीवी हम। अरे 1.5 करोड़ खरीदने को होते तो तुम्हारे घर में ये पानी चाय नहीं पीता, अंबानी या टाटा के घर बैठा कोल्ड कॉफी पीता। रोहित कबाड़ी का हिसाब करके उसे वहां से चलता करता है और अपने भाई शशिकांत को फोन लगा के बुलाता है। शशि थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हो गया भैया? अरे बाबूजी का टीवी याद है? हाँ हाँ, जिसमें घुसे रहते थे हमेशा वो, और अपने को कुछ नहीं देखने देते थे। अरे वो अब जादुई टीवी बन गया है। भैया आपकी बकवास करने की आदत अब तक नहीं गई। अरे आपके घर में बच्चे हैं, अब तो बड़ों जैसी बात करो। रोहित जाके टीवी चालू कर देता है। टीवी पर एक जादू का शो हो रहा है जिसमें एक जादूगर है। अब मैं अपनी टोपी में से कबूतर निकालूंगा। श्रिंग ब्रिंग शरिंग बम फोपा फुफी फुफा बाउ। टीवी से कबूतर निकलता है और शशिकांत के सर पर आकर बैठ जाता है। भैया ये क्या हो रहा है? भैया इसे उड़ाओ। ए कबूतर, जा जा कबूतर, चल निकल। अब मैं टोपी में से सांप सुनते ही शशिकांत कांप जाता है और भाग के टीवी बंद कर देता है। भैया सॉरी भैया, मैं समझ गया ये सच में जादुई टीवी है, पर एक बार और ट्राई करते हैं। पर भाभी कोई दूसरा चैनल लगाओ जिसमें डर ना लगे। सुप्रिया टीवी चला देती है और न्यूज लगा देती है। अरे कितने दिनों बाद मुझे याद आया, बताइए क्या खबर सुनाओ। और ये नया आदमी कौन है? ये मेरा भाई है शशिकांत। ओह यस, वही है ना जिससे तुम लड़ लिए थे किसी बात पे और तुम्हारे बुढ़ाओ पिताजी गुस्सा हो गए थे और टीवी को संन्यास दे दिया था। हैं? तुमको कैसे पता ये सब? इस टीवी में रहने वाले आदमी से लेकर कबूतर तक को तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी बातें पता है, इसलिए तो ये जादुई टीवी है। ये टीवी क्या कर सकती है वैसे? तुम जो मांगो दे सकती है। कहानी बदल सकते हो, खबर बदल सकते हो, कोई चीज मांग सकते हो। अरे भैया ये टीवी मैं लेके जा रहा हूँ, बाबूजी का लाडला तो मैं ही था ना। अरे ऐसे कैसे? मैं बड़ा बेटा था, अब तक मेरे घर में टीवी थी ना। अब तक कहाँ गए थे पिताजी के लाडले? तुम्हारी गलती का एहसास भी है। अरे भैया ज्यादा ना बोलो वरना भूल गए आपके दांत तोड़ दिए थे मैंने उस लड़ाई में। मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करता है। रुक। दोनों भाई हाथापाई पे उतर जाते हैं। रुक, बताता हूं तुझे कि कौन बड़ा है। अरे छोटे का दम तो देख लीजिए आप। ये खबर आपके बाबूजी को देता हूं। तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। अरे शायद टीवी नाराज हो गया, और लड़ लो, आए बड़े खली बनने। टीवी से एक तेज रोशनी निकलती है और टीवी में बाबूजी दिखाई देते हैं। बाबूजी आप? इतना चकरा क्यों रहा है? अपने बाप को नहीं पहचानता क्या? ये तो ऐसा ही है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। अरे चुप कर, तुम दोनों ही उल्टे हो। तुम्हारी वजह से मैंने टीवी में आने के सपने को छोड़ दिया, तुम्हारी लड़ाई की वजह से। और तो और, जितना मैं अपनी बीवी को नहीं देखता था उतना टीवी को देखता था, वो भी छोड़ दिया तुम दोनों की लड़ाई की वजह से। और अब मरने के बाद जब मैंने टीवी को जादुई टीवी बना दिया तो भी तुम इसका फल लेने की जगह लड़ रहे हो। अरे तुम तो लायक ही नहीं हो, अब तुमको बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। बाबूजी चले जाते हैं। टीवी बंद हो जाता है। रोहित और शशिकांत गिड़गिड़ा के टीवी के सामने हाथ जोड़ के बाबूजी को बुलाते हैं, पर टीवी सिर्फ धुआं निकालता रहता है।
ज्योत्सना जी और उनके पति जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो घूमना फिरना भी लगा रहता था। अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है। अब मन को चैन मिला। अरे लेकिन वहां की औरतें देखिए, कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई। आदत से तो बाज नहीं आओगे आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। पति बाजार जाता है, जहां उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। अरे ये क्या बात हुई? अंदर आओ 50 के, बाहर निकलो 40 के। हम आपकी 10 साल उम्र कम करते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं भला? जरा अंदर जाकर ही देख लेता हूँ। अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। सुंदरी जी, ये क्या दुकान है? जरा जादू हम पर भी तो चला दीजिए। यस सर, आपको हमारी एग्जीक्यूटिव एक डेमो के लिए अंदर ले जाएगी। आप अंदर जाएंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। पति अंदर जाता है, जहां सेल्स गर्ल मिलकर पति को नकली बाल, नकली दांत, रंग बिरंगी कपड़े के साथ रंगीन चश्मा लगा देती है। देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताइए सर। हाय दयो, ऐसे तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। दे दो, सारा सामान पैक कर दो। पति खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। घर आकर वो सारा सामान छुपा देता है। फिर अगली शाम, सुनो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। इस वक्त? अरे नाती पोतों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो। अब हाँ, आकर करता हूँ ना, पक्का पक्का। पति बाहर जाकर सारा मेकअप करता है और मार्केट में घूमता है, जहां उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, आप तो बहुत हैंडसम हैं। थैंक्स। वैसे आप भी कम नहीं है। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? लगता कितने का हूँ? 40 के तो पूरे लगते हैं। अब क्या था, 50 साल के पति को कोई 40 का बोल दी तो। वैसे तो कम का हूँ, लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्र में बड़ा देखने लगा हूँ। ओह सच्ची, आप 40 के पूरे नहीं हो? अरे छोड़िए ना, चलिए मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी शानदार होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है सिलसिला रोज रोज के घूमने फिरने और मज़े करने का। अब सारा दिन पतिदेव फोन पर। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, क्या सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं? अरे यार जरूरी काम कर रहा हूं मैं। रिटायर हो, पेंशन मिलती है, कोई काम नहीं है, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा आजकल? अरे एक प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्किंग का काम है, उसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो, देर हो रही है। पति अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास छुपा कर सोता, सुबह चुपके से पहनकर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे ज्योत्सना बहन, तुम लोगों के घर कोई हैंडसम सा आदमी रहने आया है क्या? अरे कहाँ यार, मैं और ये दो ही तो लोग हैं घर में। हैंडसम सी शक्ल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है। अरे पता नहीं, वो जाता तो तुम्हारे ही घर में है, क्या पता कौन होगा। अरे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, और भाई साहब को भी गए 5 साल हो गए, शायद इसीलिए अब सारे हैंडसम नजर आ रहे होंगे। पड़ोसन भी ज्योत्सना की बात पर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक दिन, अरे सुनो जी, बहू बेटा और पोता आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे शिट यार, ये क्या है? बेटे ने तो कर ली शादी, अब क्या करने आ रहा है यहाँ पर? अरे कैसी बात कर रहे हो जी, इस उम्र में तो माता पिता तरसते हैं कि बच्चे आखिर साथ रहे, लेकिन आप हैं कि। अरे ठीक है ना, लेकिन अब देखो सभी व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। कैसी बात कर रहे हो? अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं,
बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओफो, ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू, बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं। एक दिन, माँ जी, आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए। तू छोड़ ना, मैं खुद ही लगा दूंगी। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना क्यों कर रखा है। खैर, वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा तो अबोध होता है, उसे किसी बात का क्या पता। वो खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर घूमते थे। ज्योत्सना की नज़र उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से पकड़कर कमरे में लाती है और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, ये क्या लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे। पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। मैं कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, आराम से आऊँगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊं। हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ। पति नहीं मानता और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ, क्यों नहीं, क्लब में आ जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान चिपका भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। ओ बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है, उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या! तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी, कौन है आप? क्या ऐसी बात कर रही हो अंकल? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो अंकल ही ना। नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है। वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 की निकलो 40 के। हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए। तभी वहां ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए, इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40 का। ज्योत्सना जी और उनके पति जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो घूमना फिरना भी लगा रहता था। अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है। अब मन को चैन मिला। अरे लेकिन वहां की औरतें देखिए, कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई। आदत से तो बाज नहीं आओगे आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। पति बाजार जाता है, जहां उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। अरे ये क्या बात हुई? अंदर आओ 50 के, बाहर निकलो 40 के। हम आपकी 10 साल उम्र कम करते हैं।
ऐसा क्या करते हैं भला, जरा अंदर जाकर ही देख लेता हूँ। अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। सुंदरी जी, ये क्या दुकान है? जरा जादू हम पर भी तो चला दीजिए। यस सर, आपको हमारी एग्जीक्यूटिव एक डेमो के लिए अंदर ले जाएगी। आप अंदर जाएंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। पति अंदर जाता है, जहाँ सेल्स गर्ल मिलकर पति को नकली बाल, नकली दांत, रंग बिरंगी कपड़े के साथ रंगीन चश्मा लगा देती है। देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताइए सर। हाय दयो, ऐसे तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। दे दो, सारा सामान पैक कर दो। पति खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। घर आकर वो सारा सामान छुपा देता है। फिर अगली शाम, सुनो, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। इस वक्त? अरे नाती पोतों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो। अब हाँ, आकर करता हूँ ना, पक्का पक्का। पति बाहर जाकर सारा मेकअप करता है और मार्केट में घूमता है, जहां उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, आप तो बहुत हैंडसम हैं। थैंक्स। वैसे आप भी कम नहीं है। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? लगता कितने का हूँ? 40 के तो पूरे लगते हैं। अब क्या था, 50 साल के पति को कोई 40 का बोल दी तो? वैसे तो कम का हूँ, लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्र में बड़ा देखने लगा हूँ। ओह सच्ची? आप 40 के पूरे नहीं हो? अरे छोड़िए ना, चलिए मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी शानदार होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है सिलसिला रोज रोज के घूमने फिरने और मज़े करने का। अब सारा दिन पतिदेव फोन पर। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, क्या सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं? अरे यार, ज़रूरी काम कर रहा हूँ मैं। रिटायर हो, पेंशन मिलती है, कोई काम नहीं है, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा आजकल? अरे एक प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्किंग का काम है, उसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो, देर हो रही है। पति अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास छुपा कर सोता, सुबह चुपके से पहनकर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे ज्योत्सना बहन, तुम लोगों के घर कोई हैंडसम सा आदमी रहने आया है क्या? अरे कहाँ यार, मैं और ये दो ही तो लोग हैं घर में। हैंडसम सी शक्ल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है। अरे पता नहीं, वो जाता तो तुम्हारे ही घर में है, क्या पता कौन होगा। अरे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, और भाई साहब को भी गए 5 साल हो गए, शायद इसीलिए अब सारे हैंडसम नजर आ रहे होंगे। पड़ोसन भी ज्योत्सना की बात पर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक दिन, अरे सुनो जी, बहू बेटा और पोता आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे शिट यार, ये क्या है? बेटे ने तो कर ली शादी, अब क्या करने आ रहा है यहाँ पर? अरे कैसी बात कर रहे हो जी, इस उम्र में तो माता पिता तरसते हैं कि बच्चे आकर साथ रहे, लेकिन आप है कि। अरे ठीक है ना, लेकिन अब देखो सभी व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। कैसी बात कर रहे हो? अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओफो, ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर वो दिन भी आ जाता है जब बहू बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं। एक दिन, माँ जी, आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए। तू छोड़ ना, मैं खुद ही लगा दूंगी। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना क्यों कर रखा है। खैर वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा तो अबोध होता है,
उसे किसी बात का क्या पता। वो खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर घूमते थे। ज्योत्सना की नजर उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से पकड़कर कमरे में लाती है और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, ये क्या? लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे। पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। कुछ दिनों बाद अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। मैं कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, आराम से आऊँगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊँ। हाँ हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ। पति नहीं मानता और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्लब में आ जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान चिपका भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। ओ बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या! तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी कौन है आप? कैसी बात कर रही हो अंकल? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो अंकल ही ना। नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है। वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 की निकलो 40 के। हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए। तभी वहां ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40 का। इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समधी जी, शशि लड़कियों का नाम है, क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चची, शुशी या शुशु बोलेगा तो। हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम। गणेश जी तो मजबूत कद काठी के थे, अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखती हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना, रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा,
उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं? अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं। कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का? बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो, सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो। देखो, मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए। कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा। मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान, लड़िए मत। काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं अगर आप तो रहने ही दीजिए। अरे नहीं नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बढ़ा रख देता। यार, विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू। बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ 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 करती हूँ। श्री श्री 1008 बहुदेवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है या फिर दिल तो पागल है। आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान। ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है। ना ना। मामा बोला, मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दें? बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए क्या हो जब नाम पड़ गया मामा।
शिक्षा। कोई भी ज़रूरी काम शांति से मिलकर करना चाहिए, वरना अनचाहे परिणाम के साथ समझौता करना पड़ता है। आधुनिक बहू और प्राचीन सास। पल्लवी की शादी कुछ ही दिनों पहले रचित से राजपुर नाम के शहर में हो जाती है। एक दिन पल्लवी की सास इंदु उसे कुछ काम बताती है। बहू, ये मिर्चियाँ ऊपर छत पर सुखा दे, इन्हें कूटकर मिर्ची पाउडर बनाना है। पल्लवी को इंदु की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। अरे मम्मी जी, आजकल कोई भी मिर्ची घर पर नहीं कूटता, बाजार से ही खरीद लेते हैं सब। हाँ, खरीदते होंगे, पर इस घर में पुराने तौर तरीके ही चलते हैं बेटा। अरे पर जब सब चीजें आधुनिक हो गई है तो इतनी मेहनत करके टाइम क्यों वेस्ट करें? ओहो, अच्छा तो घर का काम करना तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है? ऐसा नहीं है मम्मी जी। अच्छा छोड़िए, मैं मिर्ची सुखा देती हूँ। अगले दिन पल्लवी नाश्ता बनाकर शांति से अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है। तभी उसकी सास आवाज लगाती है। अरे बहू, बाहर तो आना जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, एक काम करो, ये मैदा मैं लेकर आई हूँ, इसे गोंद दो जब तक मैं नहा लेती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आज कुछ स्पेशल बनेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने देखा रसोई में आज जौ खत्म हो गए, तो सोचा आज हम दोनों मिलकर जौ ही तोड़ लेते हैं। पल्लवी ये सुनकर चौंक जाती है। क्या? जौ हम तोड़ेंगे? मम्मी जी, उसमें तो पूरा दिन बीत जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा है ना, काम करते करते दिन बीत जाएगा। अरे मम्मी जी, जौ तो बाजार में भी मिलते हैं बने बनाए, फिर क्यों ये सब? अरे बहू, तुमने फिर मार्केट की रट लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें बताया था ना कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। इंदु पल्लवी से पुराने तौर तरीकों से काम कराती थी और पल्लवी जब भी कोई किताब पढ़ने या कोई फिल्म देखने बैठती तो हमेशा ही इंदु उसे कोई ना कोई काम दे देती, जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। पल्लवी को ना ही खुद के लिए समय मिलता था और ना ही अपने पति के लिए। सुनिए जी, आप मम्मी जी को कुछ कहिए ना कि वो घर में मिक्सी ले आए, सिलबट्टे से तो मेरे हाथों में ही दर्द हो जाता है। अरे अब मैं क्या बोलूं, तुम दोनों के आपस का मामला है। और वैसे भी घर की बनी हुई चीज़ों से जो हमारे घर में खाना बनता है ना, बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरे ऑफिस वाले तो बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाना बनाने के अलावा जीवन में और भी कुछ काम होता है कि नहीं? ये किताब ही ले लीजिए, 1 महीने से इसे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मम्मी जी के इस तरह के काम से इतनी थकान हो जाती है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं होता, और ना कहीं घूमने जाने का। ओफो पल्लवी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरा सर मत खाओ। ठीक है, तो फिर ये समस्या अब मैं अपने तरीके से ही सुलझाऊंगी। अगले दिन इंदु अपने कमरे से रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ गैस ही नहीं है और एक चूल्हा रखा हुआ है। ये चूल्हा यहाँ क्या कर रहा है और हमारी गैस कहाँ चली गई? तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है। उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है कि पुराने तौर तरीकों से ही रसोई का काम अच्छे से होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी आज से चूल्हे में ही खाना पकाएं। इंदु को ये बात कुछ हजम नहीं होती। अरे बहू, ये गांव नहीं, यहाँ चूल्हा नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते मम्मी जी? हमारे घर में हम कुछ भी करें। चलिए आज हम चूल्हे पे ही नाश्ता बनाते हैं। पल्लवी फूंकनी से लकड़ियां जलाती है और चूल्हा तैयार करती है, पर उसकी वजह से दोनों सास बहुओं को बहुत खांसी उठ रही होती है। अरे बहू, ये क्या बवाल लेके आ गई तुम घर में? मम्मी जी, मैं तो आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। दोनों खांसने लगती है। कोई नहीं मम्मी जी, पहली बार बना रहे थे ना, अगली बार से ध्यान रखेंगे कि कितनी लकड़ियाँ डालें। अभी तो आज दोपहर का और रात का खाना भी बाकी है। इंदु को ये सुनकर टेंशन होने लगती है। उसे प्यास लगती है और वो फ्रिज से पानी लेने जाती है,
तो देखती है कि फ्रिज की जगह पर मटका रखा हुआ है। बहू, हमारा फ्रिज कहाँ चला गया? मम्मी जी, वो तो मैंने बेच दिया। मैंने सोचा मटके में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं ये मटका लेकर आ गई मम्मी जी। अरे लेकिन फ्रिज में और सब चीजें भी तो रखी जाती है पानी के अलावा। सब्जी, दूध, उसका क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे हैं? मम्मी जी, ये फ्रिज ही हमारी सेहत खराब करने की जड़ है। हम बचा हुआ खाना इसमें रखते हैं और फिर वही बासी खाना हम खाते हैं अगले दिन। लेकिन अब हम सिर्फ उतना ही सामान लेंगे और उतना ही खाना बनाएंगे जितने की ज़रूरत हो। पल्लवी धीरे धीरे करके घर से सारी आधुनिक चीज़ें हटा देती है। गर्मी का मौसम होता है और पल्लवी को एक तरकीब सूझती है। वो घर का एसी हटा देती है। अरे बहू, ये एसी कहाँ गया? बड़ी गर्मी लग रही है, खराब हो गया है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने ही हटवा दिया। पता है एसी की हवा कितनी हानिकारक होती है। उसकी बजाय ये लाई हूँ मैं आपके लिए। ये लीजिए पंखा और हवा कीजिए। इंदु को अब गुस्सा आ जाता है। अरे अब बस भी कर बहू, घर का सारा सामान ही बेच दिया क्या तूने? अरे हम शहर में रहते हैं, गांव में नहीं। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, ये सब चीजें हमारी सहूलियत के लिए है, इतना भी नहीं जानती? कितना वक्त बचाती है ये सब आधुनिक चीजें हमारा। हाँ तो माँ जी, बाजार में बनी रेडीमेड चीजें भी तो हमारा कितना समय बचाती हैं। इतना काम करने से बच जाते हैं हम, तभी तो जीवन में और कुछ भी करने का वक्त मिलता है ना माँ जी। सास को अपनी गलती का एहसास होता है। तू सही कह रही है बहू, मैंने ही अपनी जिंदगी को इतना कठिन बनाया हुआ था इतने सालों से, पर अब नहीं। अब हम घर का काम आधुनिक तरीकों से ही करेंगे और खाली समय में अपने शौक पूरे करेंगे। ये हुई ना बात मम्मी जी। दोनों गले मिल जाते हैं। अमीर ननद की गरीब भाभी। रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने। काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं। पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहाँ शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे। कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता। ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था और तुम हो कि। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहां से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूँ, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी, कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन, शिवानी, रीना का फोन आया था,
कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नज़र हाथ के कंगन पर पड़ती है, सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे। लेकिन याद रख, मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है। तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं? लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अमीर ननद की गरीब भाभी। रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने। काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाप तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहां शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता। ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था, और तुम हो कि। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहां से चली जाती है।
रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूँ, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नज़र हाथ के कंगन पर पड़ती है, सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे? लेकिन याद रख, मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है। तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं? लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप, और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ।
मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो, हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जेठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जेठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी, आए मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास
कि बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते। मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही। किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है।
अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ। जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं।